गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर पेडागॉजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत हम लोग इतिहास के अधिगम संसाधनों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक ये कंटिन्यू है। अधिगम संसाधन हमारा ये टॉपिक जो अभी कंटिन्यू चल रहा है, इसके अंदर आज हम देखने वाले हैं इतिहास में संग्रहालय। संग्रहालय, अगर इस शब्द को हम संधि विच्छेद करते हैं तो संग्रह धन आला, यानी कि यह वह स्थान जहां पर कि किसी वस्तुओं का संग्रह किया जाता है। वस्तुओं का संग्रह भंडार में भी किया जाता है, लेकिन उसमें बेशक एक भंडार यानी कि जिन वस्तुओं को सुरक्षित रखना होता है उनको हम उनके अंदर भंडार घर में रखते हैं। संग्रहालय यानी कि ये वह वस्तु स्थान है जहां पर कि हम वस्तुओं का संग्रह करते हैं। अब संग्रह कैसे? जैसे हम हमारे परिवार में अगर देखते हैं, हमारे घर में देखते हैं, तो हम हमारे प्रियजनों की वस्तु जो हमको प्रेरणा देती है, जिनसे हमें मोटिवेशन मिलता है, या जो हमें बहुत प्रिय वस्तु होती है, हम अपने प्रियजनों की उन वस्तुओं को अपने पास में सुरक्षित रखते हैं। किसलिए? क्योंकि हमें अगर उस वस्तु ने जैसे उनकी कोई पुस्तक है, उनके कोई विचारों की डायरी है, अगर इन्होंने हमें इनकी वजह से हमें कोई प्रेरणा मिली है तो हम उनको सुरक्षित रखते हैं, और जब हमें आवश्यकता है तो उनको देखकर समझ लेते हैं या अपने आप को पुनः मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं। तो इसी तरह से हमारे पूर्वजों, इतिहास के अंतर्गत जो हमारे पूर्वज यानी कि हमारी जो पूर्व पीढ़ी है, जिनमें हमारे राजा महाराजा, हमारे पूर्वजों ने जो भी सामाजिक कार्य के, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या यूँ कहा जाए कि राष्ट्र की उन्नति और समाज की उन्नति और विकास के लिए जितने भी कार्य किए, तो उन कार्यों के आधार पर निश्चित है कि उनका इतिहास में नाम अमर हुआ। इतिहास में लोग उनको जानने लगे, पहचानने लगे, और उनकी क्रियाकलापों से वो एक मोटिवेशन या प्रेरणात्मक घटनाओं को पढ़कर देखना पसंद करते। अब जिन व्यक्तियों ने एक ये कहा जाए कि समाज के उद्धार के लिए बहुत प्रभावी कार्य किए, जैसे अशोक है, महात्मा गांधी है, चंद्रगुप्त मौर्य, महाराणा प्रताप है, हम इनकी प्रिय वस्तुओं को सुरक्षित देखें कि गांधी जी ने कौन सी छड़ी उपयोग में लाते थे, गांधी जी का कैसा चश्मा था, उनका वो लिखते कैसे थे, उनके उपयोग की वस्तुएं थी वो कौन कौन सी थी। हम उनको, जैसे उदयपुर के आप सिटी पैलेस में जाते हैं तो आपको वहाँ पर महाराणा प्रताप के संग्रहालय के अंदर महाराणा प्रताप के जैसे युद्ध में पहनने वाला कवच आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। जोधपुर के मंदोर के हम म्यूजियम के अंदर जाते हैं, संग्रहालय में जाते हैं, तो हमें वहाँ के राजवंशियों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले उनके वस्त्र, उनके आभूषण, उनके अस्त्र शस्त्र, उनके बर्तन, उनके फर्नीचर आदि सभी का वहाँ पर प्रदर्शन किया हुआ है, जिससे कि हम उनकी जीवन पद्धति के बारे में जान सकते हैं। तो यही चीज विद्यालय स्तर पर भी संग्रहालय का होना अनिवार्य माना जाता है, या ऐसा माना जाता है कि एक इतिहास कक्ष के अंदर ही इतिहास कक्ष के अंदर ही एक संग्रहालय की स्थापना या एक कोना ऐसा होना चाहिए। इतिहास कक्ष के अंदर ही कोई एक कोना ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर हम संग्रहालय की तरह उपयोग कर सके, क्योंकि यहाँ एक संग्रहालय, विद्यालय स्तर पर संग्रहालय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतिहास एक ऐसा विषय है जिसे रोचक बनाना पड़ता है। हम ये नहीं कहेंगे कि बच्चा रुचि से उसको बारे में पढ़ेगा, रुचि से वो जानने के लिए कहानी किस्सों
संग्रहालय स्तर पर, क्योंकि एक अलग से हम इतिहास कक्ष की बात करते हैं, वहीं पर एक दूसरा अन्य कक्ष बनाकर संग्रहालय बनाए या भवन बनाकर संग्रहालय बनाए, वो चीज संभव नहीं है। इसीलिए और इतनी आवश्यकता भी नहीं होती, इसीलिए इतिहास कक्ष का ही एक कोना या एक साइड हम ऐसे बना सकते हैं जो कि संग्रहालय की तरह उपयोग में लाई जा सकती है, या जिसको संग्रहालय की तरह उपयोग किया जाता है। इस संबंध में मुदालिया कमीशन ने कहा था, मुदालिया आयोग ने भारतीय विद्यालयों में संग्रहालय बनाने के सुझाव, मतलब भारतीय विद्यालयों में जो विद्यालयों में संग्रहालय पर बल दिया था, वह मुदालिया कमीशन ने भी मुदालिया आयोग ने भी इस पर बल दिया था। उनका मानना यह था, उनका कहना यह था कि इतिहास विषय को रोचक और प्रभावी, क्योंकि बच्चों को हमारे पूर्वजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, हमारी विकास प्रक्रिया के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि बालक इतिहास का अध्ययन करे। इतिहास का अध्ययन करने के लिए आवश्यक हो जाता है कि उसमें रुचि उत्पन्न की जाए, और रुचि उत्पन्न करने के लिए संग्रहालय एक बहुत सशक्त माध्यम या सशक्त स्रोत माना जा सकता है। मुदालिया कमीशन ने ही संग्रहालय के विषय में कहा था कि स्वयं शिक्षा का संग्रहालय स्वयं शिक्षा का एक माध्यम है। संग्रहालय स्वयं शिक्षा का माध्यम है। प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखता है। प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा निरीक्षण, कल्पना तथा निर्णय क्षमता के विकास द्वारा सीखता है। अगर मुदालिया कमीशन के विचारों को जाने तो उनका विचार क्या था कि संग्रहालय स्वयं अध्ययन या स्वयं शिक्षण का एक माध्यम है, यानी कि बालक स्वयं उसमें स्वाध्याय के माध्यम से आसानी से सीख सकता है, और इसके अंदर बालक में कौन कौन सी क्षमताओं का विकास होता है। अगर क्षमताओं के विकास की बात की जाती है, यानी कि मुदालिया आयोग ने किस तरह से जोड़ दिया है, वो चीज स्पष्ट हो जाती है कि प्रत्यक्ष अनुभव निश्चित है कि प्रत्यक्ष अनुभव कि वहां पर जैसे कि किसी प्राचीन व्यक्ति के द्वारा ये वस्तु उपयोग में की गई, उसको वहां देख रखा गया है कि भाई हाँ ये गांधी जी के द्वारा इसका उपयोग किया गया था, तो हम उसको रुचिपूर्वक देखेंगे कि गांधी जी ने इसका उपयोग किस तरह से किया था। तो वही चीज आ जाती है कि प्रत्यक्ष अनुभव, क्योंकि हम उसको प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, उसके बारे में अनुभूति मतलब कर सकते हैं। फिर निरीक्षण प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा सीखता है। फिर निरीक्षण क्षमता का विकास होता है कि किसी भी चीज को बहुत ध्यान से देखना, समझना, क्योंकि निरीक्षण जितनी आपकी निरीक्षण करने की क्षमता जितनी प्रबल होगी, आप उस चीज के बारे में उतने अच्छी तरह से समझ जान सकेंगे। इसीलिए निरीक्षण, कल्पना शक्ति का निर्माण, क्योंकि सृजनात्मक गुणों के विकास के लिए कल्पना का होना बहुत अनिवार्य है, इसीलिए कल्पना और निर्णय क्षमता, क्योंकि निर्णय लेना कि हाँ ये कार्य ऐसे हुआ होगा, ऐसा करना चाहिए हमें, एक क्योंकि निर्णय लेने की क्षमता का विकास होना बालक में बहुत अनिवार्य शिक्षा का उद्देश्य है। तो इसीलिए मतलब कि इस जो संग्रहालय विधि है, ये संग्रहालय जो अधिगम संसाधन के रूप में उपयोग में लाया जाता है, उसमें बालक
प्रत्यक्ष अनुभव, निरीक्षण, कल्पना और निर्णय क्षमताओं के बारे का विकास होता है और इनके द्वारा बालक सीख पाता है सरलता से, रोचक ढंग से और सुगमता पूर्वक किसी भी विषय वस्तु को वो ग्रहण कर पाता है। अब बात आती है कि संग्रहालय का महत्व कहें या इसकी व्यवस्थाओं के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहली बात हम करते हैं संग्रहालय का महत्व। संग्रहालय का महत्व क्यों है? क्योंकि अब अगर हम आम रूप से अगर बात करते हैं तो संग्रहालय का महत्व तो वैसे ही हो जाता है। अगर हम देखें तो विषय वस्तु को सरल मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से वहाँ प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करता है, सरल से कठिन दिशा की ओर लेकर जाता है, ज्ञात से फिर अज्ञात की तरफ ले जाना आसान हो जाता है। कहने का मतलब विषय वस्तु और पाठ्यक्रम को समय के साथ पूर्ण करने में आसानी होती है, इसीलिए संग्रहालय का महत्व बढ़ जाता है। तो हम देखेंगे कि संग्रहालय के महत्व और क्या क्या है। तो सबसे पहला महत्व इसमें आ जाता है पाठ्य वस्तु को सजीव बनाना। पाठ्य वस्तु को सजीव बनाना, ठीक है। पाठ्य वस्तु को सजीव बनाना, क्योंकि अगर हम जो कुछ पढ़ रहे हैं वो अमूर्त अवस्था में है, उसको मूर्त रूप प्रदान करने में जो ये संग्रहालय है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि संग्रहालय के अंदर चाहे हम मौलिक वस्तु हो, चाहे उसका प्रतिरूप हो, चार्ट हो, मॉडल हो, जिस भी रूप में है हम उसको वहां पर प्रदर्शित करते हैं, जिसकी कि वास्तविकता को बालक अनुभव कर सकता है और इसीलिए वह सजीव स्वरूप धारण कर पाता है। जैसे हम गांधी जी के बारे में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो हमने गांधी जी की फिल्म चला दी, फिल्म प्रोजेक्टर के माध्यम से हमने उनकी जैसे डांडी मार्च है उसमें उनका जन सहयोग किस प्रकार से प्राप्त हुआ था, डांडी मार्च जो आंदोलन था उन्होंने किस तरह से किया था, उसके बारे में हम एक छोटी सी क्लिपिंग चलाते हैं, छोटी सी पिक्चर बनाकर उसको चलाते हैं, तो वो एक जीवंत स्वरूप बालक को देखने को मिलता है जो कि उस विषय वस्तु को सजीवता प्रदान करता है। अगला जो आता है वह आता है इतिहास के प्रति रुचि और आदर की भावना का। रुचि व आदर, भावों का विकास, ठीक है ना। रुचि व आदर के भावों का विकास यहाँ पर किया जाता है, यानी कि इसमें बालक को रुचि उत्पन्न होती है, वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से देखता है, प्रत्यक्ष अनुभव करता है, तो निश्चित है कि उसमें उसकी रुचि उत्पन्न होती है। जब रुचि उत्पन्न होती है उसके बारे में जानने समझने का अवसर उसे मिलता है, क्योंकि इंटरेस्ट आने के बाद और अधिक वो पढ़ने में रुचि लेता है, तो उसके प्रति एक आदर और मान सम्मान की बात उसके मन में पनपने लगती है, यानी कि इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न होती है और एक सम्मानीय दृष्टिकोण बालक का विकसित होता है। अगली बात इसके अंतर्गत आती है अतीत के स्रोतों का अनुभव। अतीत के स्रोतों का अनुभव, ठीक है ना। अतीत के स्रोतों का अनुभव, क्योंकि अतीत में जो भी स्रोत अतीत के को प्रदर्शित करने वाले या सूचना देने वाले जो भी स्रोत हैं उनका अनुभव यहाँ पर बालक को प्राप्त होता है। यानी कि हम कहते हैं कि सिंधु घाटी काल में नगर नियोजन वहाँ का बहुत ही उसकी एक विशेषता थी, स्नानागार उसकी विशेषता थी, जल निकास की जो नालियों की व्यवस्था थी वह उसकी विशेषता थी। तो ये जो है बालक उसको उस स्रोत उसको वहाँ दिखाई देते हैं जिसको प्रत्यक्ष देखकर और वह समझ सकता है। अगली बात यहाँ पर आती है वह है मानसिक शक्तियों का विकास।
मानसिक शक्तियों का विकास, क्योंकि व्यक्ति में तर्क, चिंतन, मनन करने के समस्त अवसर उसे वहां पर प्राप्त होते हैं, जिसकी वजह से उसमें जैसे निरीक्षण क्षमता का विकास होता है, निर्णय क्षमता का विकास होता है, तर्क करने की क्षमता का विकास होता है, प्रत्यक्ष अनुभव करने की क्षमता का विकास होता है, तो उसमें उसकी मानसिक क्षमताओं का विकास होता है, जो कि एक बालक के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत आवश्यक होती है। नेक्स्ट जो आता है इसके अंदर वह आता है स्वाभाविक समझ उत्पन्न करना। समझ उत्पन्न करना, यानी कि इसके माध्यम से बालक में समझ उत्पन्न होती है, वो समझने की क्षमता का विकास होता है। जैसे कि अमूमन होता है कि बच्चा किसी वस्तु, कोई विषय वस्तु उसको समझ में नहीं आती है तो उसको रट लेता है, क्योंकि उसको पता है एग्जाम पास करना है, इसलिए वो रट लेगा। अब उसमें वास्तविकता क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है, उसके पीछे की मूल बात क्या है, उसके भाव क्या है, उसको वो समझ नहीं पाता है। अब ऐसे में वो केवल रट लेता है। तो स्रोत विधि ये है कि वह बालक को इस रटने की जो व्यवस्था है या रटने के जो गुण है, इससे बचाने का प्रयास करता है और बालक में विषय वस्तु को समझने की क्षमताओं के विकास में सहयोग प्रदान करता है। अगली बात आती है विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, वो चीज आ चुकी है। और फिर बाद में स्रोत विधि द्वारा शिक्षक में सुगमता। शिक्षण कार्य में सुगमता, यानी कि बालक में शिक्षण कार्य में, शिक्षक को शिक्षण कार्य में सुगमता होती है, क्योंकि वहां पर उसको स्रोत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और स्रोतों के उपलब्ध होने से वह किसी भी विषय वस्तु को, किसी भी घटना को, किसी भी विचार या तथ्य को समझाना उसके लिए आसान होता है, क्योंकि वहां पर एक चाहे उसके प्रतिरूप के रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव का बालक को अवसर मिलता है। यानी कि एक सोर्स मेथड जिसको हम कहते हैं, स्रोत विधि हम कहते हैं, उसका उपयोग बहुत प्रभावी ढंग से शिक्षक कर सकता है। अर्थात शिक्षक के शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए भी संग्रहालय जो विधि है या संग्रहालय वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसीलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। अब बात आती है संग्रहालय की व्यवस्था। संग्रहालय की व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए, उसमें किस प्रकार के साधन या संसाधनों का उपयोग होना चाहिए। व्यवस्था की जब बात करते हैं तो उसमें हम दोनों तीनों बात को देखेंगे कि वहां पर किस किस प्रकार के तो संसाधन होने चाहिए और उनको किस प्रकार से सुसज्जित किया जाना चाहिए, क्योंकि संग्रहालय को भी एक व्यवस्थित ढंग से सुसज्जित करना बहुत अनिवार्य है। ऐसे ही रैंडमली उठाकर कोई भी सामान कहीं भी रख दिया गया तो एक तो वो कहीं भी रखने की वजह से असुरक्षित है, अर्थात वो टूट जाएगा, फट जाएगा, खराब हो जाएगा, मिट्टी जमकर और वो खराब हो जाएगा, तो ऐसे में उसकी उपयोगिता खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाता है। इसीलिए संग्रहालय को किस तरह से आकर्षक, क्योंकि उसका भी आकर्षक और रोचक होना अनिवार्य है कि वह बहुत अच्छा, मतलब एक देखने में बहुत सुंदर ढंग से सजा हुआ होता है, व्यवस्थित ढंग से सजा हुआ होता है, तो हर किसी को उसको देखने में बहुत रुचि उत्पन्न होती है या रुचि आती है। इसीलिए संग्रहालय को सुव्यवस्थित होना बहुत अनिवार्य है। तो हम इसी चीज पर देखते हैं कि इसमें किस किस तरह से इसका होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहली चीज आती है कि मौलिक स्रोत, मौलिक साधन। अब ये मौलिक साधन क्या होता है कि संग्रहालय में सबसे पहली चीज तो मौलिक साधन होने चाहिए, यानी कि अगर संभव है, विद्यालय के पास अगर संभव है तो वह मूल वस्तु जो है उसका वहां पे प्रदर्शन कर सकता है। और मौलिक वस्तुओं में क्या क्या आ सकते हैं, जैसे सिक्के, यंत्र, जैसे इसमें क्या क्या चीज आ सकती है, सिक्के, यंत्र, अस्त्र, शस्त्र, पोशाक,
पोशाक, अब शिलालेख, आज्ञा पत्र, शिलालेख, आज्ञा पत्र, ठीक है ना, आदेश, आदेश, फरमान, निर्णय, यानी कि ये राजा महाराजाओं के द्वारा जारी किए गए आदेश या फरमान या निर्णय, न्यायालय या न्याय व्यवस्था के दौरान लिए गए निर्णय आदि की कॉपी, बर्तन, बर्तन, फिर ताम्रपत्र, चित्र, शिल्पकला, ताम्रपत्र, चित्रकला तथा शिल्पकला। तो कहने का मतलब ये भी संसाधन है जिनको विद्यालय सुगमता से जुटा सकता है। इनमें ऐसा नहीं कि खाली एक ही है, जैसे गुप्तकालीन सिक्कों की बात करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि खाली एक ही सिक्का प्रचलित हुआ होगा, बहुत सारे सिक्के निश्चित है कि अब जैसे अभी हमारी अर्थव्यवस्था है तो उसमें अगर सिक्कों की बात करते हैं तो हर व्यक्ति के पास सिक्के होते हैं, तो वैसे ही सिक्कों को आसानी से उपलब्ध जुटाया जा सकता है। यंत्र, वाद्य यंत्र का हो या अन्य किसी प्रकार के यंत्र हैं तो उनको भी हम जुटा सकते हैं। फिर अस्त्र शस्त्र, वेशभूषा, पोशाक उस समय की, शिलालेख वगैरह, क्योंकि बहुत सारे शिलालेख होते हैं तो एक अगर संभव है तो विद्यालय में रख सकते हैं। आज्ञा पत्र, राजा महाराजाओं के द्वारा प्रसारित किए जाने वाले या सरकार के द्वारा निकाले गए आज्ञा पत्र, आदेश, फरमान, निर्णय, इसमें सरकार और न्यायालय की दोनों की ये बात आ जाती है। फिर तत्कालीन उपयोग में लाए जाने वाले बर्तन, ताम्रपत्र, चित्रकला, शिलालेख, शिल्पकला आदि जो कि संभव है उनको विद्यालय के संग्रहालय में मौलिक साधन के रूप में व्यवस्थित या रखा जाना चाहिए। अगला जो आता है वह है अन्य जो स्रोत आ जाते हैं, सहायक स्रोत, सहायक स्रोत। अब सहायक स्रोत में कौन कौन से हैं, क्योंकि ये तो मौलिक है, मौलिक के अतिरिक्त जो दूसरे होते हैं वो जो स्रोत है या संसाधन है उनको भी वहां संग्रहालय में जुटाया जाना चाहिए। अब ये कौन कौन से हैं? जीवन चरित्र, जीवन चरित्र, आत्मकथाएं, आत्मकथा, जीवनियां, पाठ्य पुस्तकें, फोटो, चित्र, मानचित्र, यानी कि अगर एक तरह से देखा जाए तो मौलिक संसाधन वे संसाधन है जिनको कि हम किन्हीं अलमारी, कांच की अलमारी है, शोकेस है, उनके अंदर हम सुरक्षित रख सकते हैं। और ये सहायक स्रोत वो हैं जो कि मूल अवस्था में नहीं है लेकिन वो किसी अन्य के द्वारा लिखे और बताए गए होते हैं। तो उसमें जीवन चरित्र है, जी आत्मकथा है, जीवनियां है, व्यक्ति के द्वारा लिखी गई आत्मकथा को अन्य के द्वारा पुनः किया गया, जीवनियां है, पाठ्य पुस्तकें, फोटो, चित्र, मानचित्र आदि जो कि मौलिक नहीं है लेकिन सहायक है कि उनका दोबारा एक इसको कहते हैं कि डुप्लीकेट ऐसी चीजों का हम उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं या इनको वहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं। उसके बाद आता है इसकी व्यवस्था इन चीजों को, मतलब कि ये तो हमारे संग्रहालय के अंदर इन दो प्रकार की वस्तुओं का होना अनिवार्य है, मौलिक संसाधन और सहायक संसाधन होते हैं। अब इनको व्यवस्थित रूप से रखा कैसे जाए, तो अगली बात जो यहाँ पर आती है वह आती है कि
शोकेस में रखा जाए। शोकेस का उपयोग किया जाए। अब जैसे बर्तन है, सिक्के हैं, यंत्र है, अस्त्र शस्त्र है, छोटे अस्त्र शस्त्र जो है वो आसानी से जो कि शोकेस के अंदर रखे जा सकते हैं। शोकेस यानी कि एक कांच की पेटी जैसा होता है, लंबा सा होता है, या किसी भी तरह का 2-3 खानों वाला हो सकता है, अलमारी नुमा हो सकता है, जिसमें कि बाहर से बिना छुए बिना उसके व्यक्ति आसानी से उसे देख सकता है, जो सुरक्षित भी रहे, न तो मिट्टी जमे, न किसी वातावरणीय प्रभाव उनके ऊपर पड़े। वह उस शोकेस के अंदर यानी कि वो कांच की पेटी या अलमारी होती है उसके अंदर सुरक्षित रखे जाने चाहिए। यानी कि इसकी जो संग्रहालय की व्यवस्था के अंतर्गत ये जो संसाधन है उनका होना अनिवार्य। अब इनको कैसे सजाया जाए, तो उसके लिए एक तो शोकेस का उपयोग किया जाना चाहिए, दूसरा प्रदर्शित किए जाने चाहिए। प्रदर्शन दीवारों पर, दीवारों पर या सुरक्षित स्थान पर। अब शोकेस या अलमारी जैसे छोटी आकार की है, तो उसमें आपने जैसे एक मॉडल बनाया, कुतुब मीनार का इतना बड़ा मॉडल बनाया, तो निश्चित है कि उसको हम अलमारी में या शोकेस में नहीं रख सकते। तो हम उसको रखने के लिए व्यवस्थित सुरक्षित स्थान ढूंढेंगे, यानी कि एक टेबल लगाएंगे या एक पूरी बेंच की व्यवस्था करेंगे, उसके कोने में उसको हम सुरक्षित रखेंगे, जिससे कि और उसको बकायदा किसी से ढकने की ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे कि ना तो वो गंदा हो और ना ही टूटे फूटे या किसी भी अन्य वस्तु की वजह से उसको नुकसान ना पहुंचे। या फिर हम दीवारों पे जैसे मानचित्र है, किसी के चित्र है, फोटो है, हम इनको दीवारों पर लटका कर और उसे आकर्षक ढंग से, ऐसा नहीं कि रैंडमली किसको कहीं भी लटका दे, हर चीज का अपना एक होता है। जैसे अस्त्र शस्त्र, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र, तो निश्चित है कि हम एक दीवार उसको बनाएंगे कि हमने जैसे भाले हैं, तो भालों को हम कहीं पे लगाएंगे, भालों के साथ में छोटे से तीर कमान है तो हम उनको यहाँ पर नहीं लगाएंगे, क्योंकि भालों के पीछे वो तीर कमान नजर नहीं आती। निश्चित है कि हम दूसरा स्थान उसके लिए चुनेंगे। यानी कहने का मतलब कि एक सुव्यवस्थित ढंग से एक शोकेस का इस्तेमाल किया जाएगा और दूसरा दीवारों पे या फिर सुरक्षित स्थान को देखकर उन्हें रखा जाएगा। उसके बाद में है अब इसमें और क्या क्या मतलब इसकी व्यवस्था को करने के लिए हम, क्योंकि हर चीज हम मौलिक रूप से नहीं ला सकते, इसीलिए छात्रों के द्वारा निर्मित, यहाँ पे शिक्षक और छात्र दोनों कर सकते हैं, शिक्षक और छात्र दोनों के द्वारा निर्मित होने चाहिए। यानी कि उन्हें शिक्षक और छात्र दोनों उसको निर्माण कर सकते हैं, शिक्षक के निर्देशन में छात्र उनका निर्माण करें और उन्हें वहां पर सुरक्षित रखा जाना चाहिए। निर्माण कार्य निरंतर होना चाहिए, निरंतर हो, क्योंकि कोई भी वस्तु खराब हो जाती है तो उसको पुनः निर्मित होनी चाहिए, क्योंकि हम हर वस्तु मौलिक अवस्था में नहीं ला सकते। इसीलिए यहाँ पर चित्र, चार्ट, मॉडल जैसी वस्तुओं का भी उपयोग हम करेंगे और ये निर्माण कार्य निरंतर रूप से होते रहने चाहिए। फिर इसमें पुस्तकें, अब पुस्तकें सभी प्रकार की हो सकती, संदर्भ पुस्तकें हो सकती है, पत्र पत्रिकाएं हो सकती हैं, जर्नल्स हो सकती हैं, किसी की जीवनी हो सकती है, आत्मकथा हो सकती है, यानी कि सभी प्रकार की पुस्तकें वहां पर व्यवस्थित ढंग से रखी जानी चाहिए। विभिन्न देशों की, विभिन्न देशों की सूचनात्मक वस्तुएं। अब आप कहेंगे कि विभिन्न देशों की वस्तुएं कैसे, जैसे सिक्के हैं, स्टाम्प है, टिकट्स हैं, इनको हम वहां पर संग्रहित कर सकते हैं, जिससे कि वहां की जीवन शैली, वहां की व्यवस्थाओं के बारे में बालक को
मिल सके। उसके बाद में है ऐतिहासिक, ठीक है, निर्माण कार्य। अच्छा, फिर इनमें नवीनीकरण की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि इनका नवीनीकरण भी नियमित रूप से होना चाहिए और हर चीज को व्यवस्थित ढंग से रखा और सुरक्षित रखा जाना चाहिए। तो संग्रहालय एक अध्यापक के लिए या एक बालक के लिए अधिगम का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, जिसके बारे में आपने समझा और मेरे आशा करती हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी। इस आधार पर आपको एक प्रश्न करना है। प्रश्न है, आज का होमवर्क आपका है इतिहास विषय को रोचक बनाने में संग्रहालय की भूमिका को समझाइए। ठीक है ना, इतिहास विषय को रोचक बनाने में संग्रहालय की भूमिका को समझाइए। आशा करती हूँ कि मेरी बात आज की आपको समझ में आई होगी। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें। घर से बाहर निकलते तो 3 बातों का ध्यान रखें, मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।